So now let us continue with our next lecture. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ्यूज़न एफ्यूज़न के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था और उसके ऊपर वी डिड सम प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं. यहाँ पर अमोनिया गैस को हम लेफ़्ट से रिलीज़ कर रहे हैं और HCl गैस को राइट से रिलीज़ कर रहे हैं. ठीक है, ये जो X और Y एंड दीज आर टू वॉल्व, तो दीज आर ओपन साइमल्टेनियसली. तो यहाँ से अमोनिया गैस लेफ़्ट से आएगी, HCl गैस राइट से आएगी. वाइट फ्यूम, जब दोनों गैसेस जब एक दूसरे से मिलेंगी देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड जिसका कलर होता है वाइट. सो यू विल बी एबल टू सी दैट देर आर वाइट फ्यूम्स फॉर्मिंग. तो आपको ये बताना है कि ये जो वाइट फ्यूम्स हैं ये कहाँ बनती हैं. एग्जैक्ट मिड पॉइंट ए पे बन रही हैं या ए से लेफ्ट की तरफ या ए से राइट की तरफ बन रही हैं. देखिए इसमें क्या करना है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों गैस के पार्टिकल बराबर स्पीड से दौड़ेंगे तो दोनों एक टाइम के बाद बराबर टाइम के बाद मिड पॉइंट पे मिलेंगे. ठीक है, कि जो पार्टिकल यहाँ से अमोनिया का दौड़ रहा है और वहाँ से HCl का पार्टिकल चला है, तो अगर दोनों की स्पीड ऑफ एफ्यूज़न या डिफ्यूज़न सेम होगी तो वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम में, तो वो मिड पॉइंट ए पे मिलेंगे. पर HCl का मास कितना होता है 36.5 ग्राम मोलर मास और अमोनिया का होता है 17 ग्राम. तो अमोनिया लाइट वेट है और लाइट वेट का रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है, फास्ट होता है. तो अमोनिया ज़्यादा जल्दी मूव करेगी तो ये मिड पॉइंट ए को जल्दी कवर करेगी. तो डेफिनेटली ये दोनों गैसेस कहाँ मिलेंगी, राइट साइड ऑफ ए, समवेयर हेयर, मतलब वाई के ज़्यादा क्लोज होगी. ठीक है, तो ये पार्ट तो सॉल्व हो गया. दिस विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एट क्लोजर टू HCl. ठीक है, अब आप इवन उसमें ये भी बता सकते हो कि कितना डिस्टेंस होगा. ठीक है, इमेजिन अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, दिस इज लेट अस से दिस टोटल डिस्टेंस इज L. यहाँ से अमोनिया गैस को रिलीज करते हैं, यहाँ से हम HCl गैस को रिलीज करते हैं. लेट अस से कि अमोनिया X डिस्टेंस के ऊपर HCl को मिलती है. ठीक है, तो let us say this distance is x. ओके, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा L माइनस एक्स. तो इसका मतलब हुआ कि HCl के पार्टिकल यहाँ तक पहुँचता है L माइनस एक्स ट्रेवल करके और अमोनिया के पार्टिकल x डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर NH4Cl की फॉर्मेशन होती है. तो जो आप रेट ऑफ डिफ्यूज़न की इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न फॉर अमोनिया डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ HCl क्या आ जाएगा. बाकी कंडीशंस बराबर हैं, इनके पार्शियल प्रेशर एरिया सब बराबर है. इट मीन्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस. तो अमोनिया है तो इसके इन्वर्स में आएगा, नीचे आएगा 17 और HCl के इन्वर्स में ऊपर आएगा 36.5. ठीक है, अब रेट को मैंने आपको कहा था कि रेट को हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम भी लिखते हैं, dx अपॉन dt. तो रेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अमोनिया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x कितने टाइम में, t टाइम में, और HCl ने कितना ट्रेवल किया L माइनस एक्स अपॉन टी. तो इसको आप लिख सकते हैं 36.5 डिवाइड बाय 17. टाइम ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा x अपॉन L माइनस एक्स इज इक्वल टू √36.5 डिवाइड बाय 17. तो अगर आपको L की वैल्यू दी गई है कि ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तब आप X की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, या X दिया गया है तो L कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक इक्वेशन में यहाँ पर दो अननोन नहीं सॉल्व हो सकते, कोई एक वैल्यू आपको दी होगी. तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हम लिख सकते हैं. ये IIT का बड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो आपको डेफिनेटली IIT के पुराने क्वेश्चन में या हर एक बुक में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो डेफिनेटली मिलेगी. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 0.8 एटमॉस्फेयर टेक्स 38 seconds to diffuse through a pinhole while 1 mole of an unknown fluoride of xenon. xenon का कोई फ्लोराइड है, XeF2, XeF4, इस तरह का कोई कंपाउंड होगा, एट 1.6 एटमॉस्फेयर टेक्स 57 seconds. तो कौन कौन गैसेज है, वन इज नाइट्रोजन, दूसरा जीनॉन का कोई फ्लोराइड है
अब थिंग इज नाइट्रोजन का 1 मोल है, दूसरे का भी 1 ही मोल है, तो रेट को हम कैसे लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू मोल्स एस्केप्ड अपॉन टाइम, इस तरह से भी डिफाइन करते थे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को। और प्रेशर दोनों के अलग अलग हैं, नाइट्रोजन का 0.8 है जबकि जिनॉन का 1.6 है, जिनॉन फ्लोराइड का। तो प्रेशर डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA/√TM, एरिया ऑफ पिन होल बराबर होगा, तो ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर की यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं दी गई है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। मास दोनों का डिफरेंट है, प्रेशर भी डिफरेंट है, तो हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज डिवाइड बाय देयर मॉलिक्यूलर मासेज। इसलिए रेट ऑफ N2 डिवाइड बाय रेट ऑफ जिनॉन फ्लोराइड, उसको x लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 के लिए क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ N2 डिवाइड बाय रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो प्रेशर ऑफ N2 कितना, 0.8, ठीक है, तो आ जाएगा 0.8 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 28, और जिनॉन फ्लोराइड के लिए 1.6 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ मास, ठीक है, जिसका हमें आइडिया नहीं है क्योंकि वो अननोन है, उसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब रेट को मैंने आपको कहा कि मोल्स एस्केप्ड अपॉन टाइम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ N2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, मोल ऑफ नाइट्रोजन जो एस्केप करके, कितने एस्केप किए, 1, कितने टाइम में, 38, तो 1/38, और जिनॉन फ्लोराइड के कितने, उसके भी 1/57 सेकेंड में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, सिंप्लीफाई करके इसको आप चलो इसी तरह से लिख लो, दैट इज 0.8 डिवाइड बाय √28 डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड बाय √m। अब इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देन ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास आ जाएगा, देखो 0.8 1.6 2 आएगा यहाँ पे, तो फाइनली ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा आपके पास 3/2, ठीक है, क्योंकि 19 × 2 38 और 19 × 3 इज 57, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ m डिवाइड बाय 28। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो m है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस, दैट इज 252 ग्राम पर मोल। अब आपको जिनॉन का बताना है, तो ये जिनॉन फ्लोराइड है, तो एक तो जिनॉन होगी और f कितने होंगे, मान लेते हैं x होंगे, ठीक है, या f हमारे पास कितने होंगे, मान लीजिए उसके n एटम्स हैं, तो इसका वेट कितना होना चाहिए, जिनॉन का कितना होता है 131 और फ्लोरीन का कितना होता है 19, तो प्लस 19 इंटू n मिला के 252 आने चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करके यू विल गेट n की वैल्यू आ जाएगी 6.36। तो इसको आप 6.36 तो नहीं लोगे, 6 ही लेंगे, ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 6, तो कंपाउंड आ जाएगा जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड XeF6। ओके, तो दैट इज ऑल्सो क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। गैस A diffuses twice as fast as gas B if the vapor density of the gas A is 2, the molecular mass of gas B is। देखो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी को आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास की जगह पर ले सकते हो, तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गैस A डिफ्यूजेज ट्वाइस, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B, और वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A इज 2, ठीक है। तो A के लिए वेपर डेंसिटी को 2 आ गया, तो मॉलिक्यूलर मास गैस B का कितना, देखो अब लिखेंगे RA/RB इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ B अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ A। तो RA को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू RB, तो ये 2/1 आ जाएगा। वेपर डेंसिटी ऑफ B अननोन है, और वेपर डेंसिटी ऑफ A कितना है, 2 है, ओके। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करते हैं, तो 4 इंटू 2 8, 8 इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B। तो अगर B का वेपर डेंसिटी 8 है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ट्वाइस, तो मतलब आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास
ऑफ गैस बी क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो दैट इज 2 इंटू 8 दैट इज 16, तो 16 ग्राम पर मोल। तो सबसे कॉमन इसमें गैस आप क्या ले सकते हो, मीथेन, ठीक है, CH4, ओके, तो आंसर इज 16। सो दैट कंप्लीट सम एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, कि रियल गैसेस किस तरह से आइडियल गैसेस से डिफरेंट बिहेव करते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंसेप्चुअली प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इस पार्ट से, बट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रॉब्लम इस पे IIT में बहुत बार पूछी गई है। देखो, अब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो PV इज इक्वल टू nRT। तो डे टू डे लाइफ में हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, गैसेस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, उसमें ये इक्वेशन जनरली अच्छे रिजल्ट्स दे देती है, ठीक है। मतलब डे टू डे की एप्लीकेशन में ये जनरली अच्छे रिजल्ट देती है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये ट्राई करते हैं कि ये इक्वेशन कब तक होल्ड करेगी, कब तक इसके जो रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट रहेंगे। मतलब बहुत लो प्रेशर से लेके बहुत एक्सट्रीम प्रेशर तक अगर हम इसको ट्राई करें तो क्या इस पूरी रेंज में ये इक्वेशन करेक्ट रिजल्ट देती है कि नहीं देती है, ठीक है। तो जब आप ये देखने की ट्राई करते हैं तब हमें इसके ड्रॉबैक्स का पता चलता है कि कहाँ पर ये इक्वेशन फेल होती है गैस के बिहेवियर को एनालाइज या रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या लगता है, बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या हम बोलते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो PV कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सो दैट प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, ओके। तो इसका कर्व कैसा आना चाहिए आइडियल गैस के लिए, तो कर्व अगर आप PV वर्सेस प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाओ घटाओ PV तो कांस्टेंट रहेगा, तो इस तरह का कर्व आएगा आइडियल गैस के लिए, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। पर जब आपने रियल गैसेस के लिए किया तो ये कर्व ऐसा नहीं आया। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब रियल गैसेस के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, इन गैसेस के लिए जो कर्व आ रहे थे वो डिफरेंट आ रहे थे, जबकि आइडियल गैस का कर्व ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यस, रियल गैसेस आइडियल इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को हमेशा परफेक्टली ओबे नहीं करती हैं, ठीक है, दैट इज क्लियर। तो ये एक डेविएशन होगी ना यहाँ पे कि ये जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही हैं, ठीक है। तो देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब ये बिहेवियर से जो डेविएशन मिल रही है क्या सिर्फ और सिर्फ PV वर्सेस P ग्राफ से पता लगता है, नहीं, एक और हमारे पास कर्व है, दैट इज सिंपल प्रेशर वॉल्यूम कर्व, ठीक है। अच्छा चलो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के फिनोमेना हो रहे हैं। अगर आप H2 और हीलियम को देखो, उनका कर्व, ये जो ब्लैक लाइन है आइडियल गैस की लाइन है, इससे हमेशा ऊपर ही चल रहा है, वो कभी नीचे नहीं गया कर्व। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस का जो कर्व है वो पहले नीचे जाता है, एक मिनिमम पॉइंट को टच करता है, फिर इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट वो डिक्रीज करते हैं, देन वो इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के कर्व हैं, एक जो हमेशा इंक्रीज ही कर रहे हैं, दूसरे जो पहले डिक्रीज करते हैं फिर इंक्रीज करते हैं। तो इनको भी हम देखेंगे कि इस फिनोमिना का क्या रीज़न है। अब ये दूसरा कर्व है, ठीक है। इस कर्व में आप देखो, ये भी बॉयल लॉ के लिए है। तो बॉयल्स लॉ के लिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था। तो जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व आता है बॉयल लॉ में, कैसा पढ़ा है आपने, वो इस तरह का कर्व आता है ना, PV कर्व। तो ये था आइडियल गैस के लिए। तो इसको जब आइडियल और रियल दोनों गैसेस के लिए प्लॉट किया गया तो देखो कैसा डिफरेंट आ रहा है। अब ये जो रेड वाला कर्व है, दिस इज फॉर आइडियल गैस एंड द ब्लू वन इज फॉर द रियल गैस। तो दोनों डिफरेंट हैं। हाँ, इस पॉइंट पे दोनों कर्व आपस में ऑलमोस्ट
सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज में आइडियल और रियल गैसेस एक तरह बिहेव करती है। मतलब रियल गैसेस इस पर्टिकुलर रेंज में आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, तो PV इज इक्वल टू NRT को वो ओबे करेंगी यहाँ पे। पर इसके बाद और इससे पहले दोनों कर्व अलग अलग हैं, तो डेविएशन आ रही है। तो डेविएशन को आप इस कर्व से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है, देखो ये जो आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है लो प्रेशर पे, प्रेशर इज लो। पर अगर आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओ वर्टिकल वाई एक्सिस पे, तो हाई प्रेशर पे देखो क्या होता है। हाई प्रेशर पे क्या होगा, लेट अस से हम इस प्रेशर की वैल्यू को चेक करते हैं। हाई प्रेशर पे आइडियल गैस की वॉल्यूम ये है, दिस इज V आइडियल, और उसी प्रेशर पे रियल गैस की वैल्यू कितनी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रियल गैस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ गया V आइडियल और ये आ गया V रियल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आपने प्रेशर बराबर अप्लाई किया, आप किसी भी गैस को, मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर में गैस है, हम बाहर से स्ट्रॉन्ग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस कंप्रेस होती है, वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, अब वॉल्यूम आइडियल का काफ़ी कम चला गया तो V आइडियल इज लेस, पर रियल गैस का वॉल्यूम अभी भी ज़्यादा है। तो एट हाई प्रेशर V रियल गैस का वॉल्यूम इज ग्रेटर देन V आइडियल। मतलब आइडियल गैस को आप ज़्यादा कंप्रेस कर पाए, रियल गैस को उतना कंप्रेस नहीं कर पाए। रीज़न, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, अभी जस्ट आप इतना नोट कर लो, इसकी डिटेल हम धीरे धीरे देखेंगे, समझ आएगा। तो ये समझो कि किसी चीज़ को कंप्रेस करने में अगर दिक्कत आ रही है, वो क्यों आ रही है, पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनको कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। आइडियल गैस में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होती, तो आइडियल गैस को हम इजीली कंप्रेस कर पा रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया। पर इतने हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, तो क्लोज आने पे रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाती हैं, और जब रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट होंगी तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स को और क्लोज लाना और कंप्रेस करना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रीज़न। अब इस पे हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्यों आया, कहाँ से आया, आइडियल गैस में क्या फ्लॉ था। तो ये दो ग्राफ आपको समझा दिए। ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर पे रियल का वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होता है, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है, और एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे, अगर हम बहुत लो प्रेशर की बात करें तो उस टाइम क्या हो रहा है, मान लीजिए इस प्रेशर पे बात करते हैं हम। ठीक है, तो इस टाइम जो रियल का वॉल्यूम है वो कम है, आइडियल का ज़्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आइडियल, जब प्रेशर देखो बहुत कम है, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, आइडियल में तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगती नहीं है, तो आइडियल का वॉल्यूम तो ज़्यादा है। रियल में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, चाहे बहुत वीक हों, क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी दूर हैं, तो जब पार्टिकल बहुत दूर होंगे तो बहुत वीक फोर्सेस उनके बीच में लग रहेंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, पर स्टिल लग तो रही होंगी, तो उनकी वजह से वो फिर भी थोड़े नज़दीक रहेंगे, तो उनका वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, तो लो प्रेशर पे ये उल्टा हो जाता है, V रियल इज लेस देन V आइडियल। तो एट वेरी लो प्रेशर V रियल इज लेस देन V आइडियल, और ये क्यों होता है, ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस इन रियल गैसेस। तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, आइडियल में नहीं होती। तो इतना बात क्लियर है। ठीक है, अब हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि रियल गैसेस क्यों आइडियल गैस की तरह बिहेव या आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, पहला पॉइंट क्यों। सेकंड इज, किन कंडीशन में, अगर नहीं करती हैं तो ठीक है नहीं करती हैं, पर वो ऐसी कंडीशंस क्या हैं जिनमें रियल गैस आइडियल गैस से डेविएशन शो करती है। तो व्हाट आर द कंडीशंस।
under which you don't have to write it, okay, under which gases deviate from ideality. तो ये वाला जो टॉपिक है डायरेक्टली आपको NCERT से ही पढ़ना है, क्योंकि जितनी अच्छे से NCERT की थ्योरी ने इस पार्ट को एक्सप्लेन किया है उतना आई डोंट थिंक कि आपको कोई और उतनी अच्छी बुक मिलेगी. तो ये तो हमारे पास पॉइंट आ गया कि क्यों वो डेविएट करती हैं और किन कंडीशन में वो डेविएट करती हैं. ठीक है, अब देखो पहले बात अगर हम देखें तो हमारा जो आइडियल गैस की थ्योरी है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस KTG, उसमें 2 फ्लॉ हैं. ठीक है, पहला फ्लॉ क्या है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगी ना कोई रिपल्सिव फोर्स होगी. तो रिपल्सिव को छोड़ के अभी हम अट्रैक्शन की बात करते हैं. नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब अगर ऐसा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी. ये तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मान के चलती है कि हाँ भाई ऐसा हम अजम्पशन ले रहे हैं, पर इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये अजम्पशन गलत है. क्योंकि अगर ये अजम्पशन राइट होगी तो गैस विल नेवर लिक्विफाई. क्योंकि गैसेस क्यों लिक्विड बनती हैं, क्योंकि गैस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आती है. जब पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, पार्टिकल नज़दीक आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स उनको और नज़दीक लाएंगी. जब पार्टिकल ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो उसी को लिक्विड बोल देते हैं. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ लिक्विड एंड अ गैस रादर देन कि लिक्विड में पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होते हैं, गैस में दूर होते हैं. पार्टिकल तो वही हैं. तो लिक्विफाई होने का इकलौता रीज़न है अट्रैक्टिव फोर्सेस. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है तो आप उस गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते. पर गैसेस तो लिक्विफाई होती हैं. इट मीन्स ये अजम्पशन लेना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, ये अपने आप में गलत बात है. तो पहला फ्लॉ मिल गया हमें कि ये गलत है. ठीक है, सेकंड फ्लॉ क्या था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि हम ये बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स हैव निग्लिजिबल वॉल्यूम. गैस मॉलिक्यूल्स हैव निग्लिजिबल वॉल्यूम. अब ये नॉर्मली तो ठीक लगता है कि गैस के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो ओवरऑल अगर आप रूम की बात करो, आपके जो कमरे का साइज़ है उसमें जो गैस है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं. तो इन मॉलिक्यूल्स की टोटल वॉल्यूम को अगर कंपेयर भी किया जाए तो बहुत कम पड़ेगी. इट्स जस्ट लाइक कि सपोज आई हैव 1 लाख रुपीज़, इसमें अगर मैं एक ऐड करूं तो भी अप्रॉक्सीमेटली इसको 1 लाख लिख सकता हूं, ना करूं तब भी इसको उतना ही तब तो उतना ही लिखेंगे. मतलब जो 1 है ये इस वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है. ठीक है, अब इमेजिन करो ये आपका रूम था, रूम में उतनी एयर है. अब रूम को हमने कंप्रेस कर दिया, एयर उतनी रहेगी उसके अंदर क्योंकि एयर ना बाहर जाएगी ना बाहर से आएगी. ठीक है, तो इस सील्ड रूम को हमने कंप्रेस करके छोटे से बॉक्स साइज में कर दिया, पर एयर के पार्टिकल तो अभी भी उतने ही हैं. तो ये जो 1 लाख वाली टर्म है ये मान लो ये 100 हो गई. ठीक है, 100 में आप 1 को इग्नोर नहीं कर सकते. 1 लाख के कंपैरिजन में तो बिल्कुल इग्नोर कर सकते थे, 100 में इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसका मतलब वो वॉल्यूम जब बहुत लो होंगी, व्हेन देयर इज अ वेरी लो वॉल्यूम कब होती है, व्हेन देयर इज अ वेरी हाई प्रेशर. ठीक है, जब प्रेशर बहुत हाई होता है तभी वॉल्यूम लो होती है. तो लो वॉल्यूम पे या हाई प्रेशर पे हम ये नहीं मान के चल सकते कि गैसेस का वॉल्यूम निग्लिजिबल है. तो ये दूसरा फ्लॉ था. तो ये 2 फ्लॉ जो आ रहे हैं इनकी वजह से रियल गैस के जो ग्राफ हैं वो डिफरेंट आते हैं. तो इनकी वजह से रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डिफरेंट ग्राफ या डेविएशन शो करती है. अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं इस सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए. लेट अस से कि एट हाई प्रेशर हम सिस्टम को स्टडी करते हैं. तो हाई प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगी, लो होगी. नाउ दिस इज द वॉल ऑफ द कंटेनर. इस वॉल के साथ गैस के मॉलिक्यूल आके कोलाइड करेंगे. तो ये मॉलिक्यूल जो बहुत क्लोज है अभी वॉल के, ये आके वॉल के साथ कोलाइड करने वाला है. अब बाकी पार्टिकल्स भी होंगे इसके आस पड़ोस में.
अब ये जो बाकी के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज हैं इसके, ये इसके ऊपर क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे क्योंकि हाई प्रेशर है। और रियल गैसेस में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस तो होती हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये स्लो डाउन होगा। अगर ये आइडियल गैस रही होती, मान लो ये आइडियल गैस थी, ये पार्टिकल जा रहा था 20 की स्पीड से, तो कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी, तो इसको 20 की स्पीड से कम करने वाला, इसको स्लो डाउन करने वाला कोई भी फैक्टर नहीं है। तो ये 20 की स्पीड से जाके कोलाइड करेगा वॉल के साथ और एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसको आप बोलेंगे आइडियल प्रेशर। लेट अस से अब 20 की स्पीड से गया तो 20 का प्रेशर इसने एक्सर्ट किया उस पूरी गैस ने। अब अगर हम रियल गैस की बात करते हैं, रियल गैस भी 20 की स्पीड से वो पार्टिकल जा रहा था, पर ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो उसको पीछे की तरफ खींच रही हैं, ठीक है। जबकि अगर कोई पार्टिकल सेंटर पे होगा तो चारों तरफ उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, तो चारों तरफ जब फोर्सेस लगेंगी तो वो आपस में बैलेंस हो जाएंगी। पर जो वॉल के नज़दीक होगा उसको एक ही तरफ से अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये रियल पार्टिकल भी 20 की स्पीड से जा रहा था, पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ने इसको स्लो डाउन किया। स्लो डाउन होता हुआ मान लो ये 18 की स्पीड से जाके कोलाइड किया, तो आपके पास जो रियल प्रेशर आया वो 18 आया, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस और स्ट्रांग रही होती तो 18 की जगह 16 से कोलाइड करता, तो रियल प्रेशर 16 आता, और स्ट्रांग होती तो 15 आता। अब देखो जो रियल और आइडियल के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम रियल को 20 ले रहे हैं, सॉरी आइडियल को 20 ले रहे हैं, रियल को 18 ले रहे हैं, तो डिफरेंस कितना है, 2 का। मतलब हम ये बोलते हैं कि P आइडियल कितना है, P रियल प्लस डेल्टा P, ठीक है। मतलब रियल प्रेशर में अगर आप ये डेल्टा P ऐड करोगे तो वो आइडियल बन जाएगा। तो जो आप ये PV इज इक्वल टू nRT पढ़ते हो, इसमें ये PB आइडियल होता है, ये VB आइडियल होता है। पर जो आप रियलिटी में मेज़र करते हो डे टू डे लाइफ में, वो आइडियल प्रेशर नहीं होता, वो रियल प्रेशर होता है। क्योंकि असली की गैस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जो मेज़र करोगे दैट विल बी अ रियल प्रेशर। तो रियल को आइडियल बनाना है तभी तो इक्वेशन में पुट कर पाओगे। तो ये P आइडियल क्या आ जाएगा, P आइडियल बन जाएगा P रियल प्लस दिस डेल्टा P। ये डेल्टा P होता है प्रेशर करेक्शन, ठीक है। तो प्रेशर करेक्शन हो गया। अब ये प्रेशर करेक्शन कितना आता है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया ना कि आइडियल प्रेशर क्या होगा, रियल प्लस डेल्टा P। वैसे ही जब हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम बहुत कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। अब मान लो जब आप बोलते हैं ना कि वॉल्यूम V है, तो V क्या होता है, V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब जो एक्चुअल V आइडियल होता है ये वो वॉल्यूम होता है जिसमें मॉलिक्यूल घूम सकते हैं, क्लियर। अब ऐसा समझो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूम है तो यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं तो उनका अपना मॉलिक्यूल निग्लिजिबल है, तो कितने वॉल्यूम में वो घूम सकते हैं इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। जो वॉल्यूम उनके घूमने के लिए अवेलेबल है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। पर जब ये कंटेनर कंप्रेस करके बहुत छोटा कर देंगे तब कुछ वॉल्यूम तो गैस के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई किया हुआ है और अब वो निग्लिजिबल नहीं है। तो अब जो मॉलिक्यूल्स के पास घूमने के लिए जगह बची वो कितनी बची, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे आप ये भी इसको एग्जांपल लेते हैं कि बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, उसमें एक छोटी सी गाड़ी पार्क हुई है, तो एक तरह से आप बोलते हो कि कितना स्पेस खाली है, सारा ही खाली है। अब अगर इस बड़े से ग्राउंड में कंस्ट्रक्शन हो जाए और ये ग्राउंड छोटा हो जाए, अब बताओ भी कितना स्पेस खाली है, तो वॉल्यूम ऑफ या एरिया ऑफ द ग्राउंड माइनस द एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस कार, यही अवेलेबल है ना बाकियों के घूमने के लिए, ठीक है। तो वही बात होती है, जो V आइडियल है दैट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बट दैट इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव, अवेलेबल वॉल्यूम। तो वो अवेलेबल वॉल्यूम भी कितना हो गया, अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से कम हो गया ना, V माइनस समथिंग, ठीक है। वो समथिंग कितना हो जाएगा, उसको ले लेते हैं हम करेक्शन फैक्टर, उसको ले लेते हैं हम NB, जब वो कैलकुलेट करके आता है ना, तो
चलो उसको हम डेल्टा वी लिख देते हैं अभी के लिए, तो ये बन जाएगा एन आर टी। ये जब आप फाइनली कैलकुलेट करते हो तो ये बनता है इक्वेशन पी प्लस एन स्क्वेयर ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज कॉल्ड वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, ये वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन है करेक्शन करने के बाद। तो प्रेशर में ये जो आपने ऐड किया, दिस इज द प्रेशर करेक्शन। यहां पर ये जो n है ये नंबर ऑफ मोल है, v है वॉल्यूम है, a क्या है, a और b दोनों, यहां पर जो b है, ठीक है, a आप बोलते हो कि a इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है, एंड b इज कॉल्ड को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल, अगर नंबर ऑफ मोल एक है तो v माइनस बी, अगर एक मोल गैस है तो एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज b। ओके क्लियर, b कितना है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। तो a और b दोनों मिला के दीज आर कॉल्ड वॉन्डर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, क्या ये, दीज आर वॉन्डर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स। इतना क्लियर है, वॉन्डर वॉल कॉन्स्टेंट है। अब मैंने ये कैसे बोला कि ए इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। देखो जब अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी सी थी तो 20 से वेलोसिटी घट के 18 होगी, अट्रैक्टिव फोर्स और स्ट्रांग होगी तो वो 16 हो जाएगी, और स्ट्रांग है तो 15 हो जाएगी। तो 20 और रियल प्रेशर के बीच में जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली ये पार्टिकल्स को पीछे खींच रहे हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स जितनी स्ट्रांग होगी पार्टिकल उतने स्लो डाउन होंगे, तो ये डेल्टा पी उतना ही बड़ा होगा। तो मतलब ये जो डेल्टा पी है ये अल्टीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, एन तो वैसे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल उसको 1 कर दो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वैसे ही कांस्टेंट है, ए ही वेरी करेगा ना, तो अलग अलग गैसेस के लिए ए की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इज ए मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो आप ये बोल सकते हैं हायर वैल्यू ऑफ ए मीन्स इजी लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। अब किसी गैस में अगर ए की वैल्यू हाई है, 4 गैसेस दी हैं उनके लिए ए की वैल्यू दी गई है, जिसकी ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी तो गैस को लिक्विफाई करना बहुत आसान होगा। तो हायर द वैल्यू ऑफ ए, ईजियर इज द लिक्विफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। ठीक है, तो दिस मट पार्ट इज क्लियर कि हमारे पास ये वॉन्डर वॉल इक्वेशन कैसे आई, क्यों आई, इसमें प्रेशर करेक्शन फैक्टर क्या है, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर क्या है और क्यों है। तो अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसको समराइज किया जाए, देन हम ये बोल सकते हैं कि आइडियल गैसेस स्ट्रिक्टली ओबे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और रियल गैसेस किसको ओबे करती हैं, पी प्लस एन स्क्वेयर ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट इज वॉन्डर वॉल इक्वेशन। देन कम्स अनदर टर्म कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। देखो Z क्या होता है, Z का जो एक्चुअल फॉर्मूला दैट इज ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल मोलर वॉल्यूम। ठीक है, जो मैंने V बार लिखा है ना V के ऊपर, दिस रिप्रेजेंट्स मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो V बार मीन्स मोलर वॉल्यूम, तो ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम जो आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करोगे डिवाइडेड बाय आइडियल मोलर वॉल्यूम जो आप आइडियल इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये होता है Z। अब हमें पता है कि V आइडियल मतलब P आइडियल इंटू V आइडियल क्या होगा, nRT। अब नंबर ऑफ मोल अगर हम 1 ले लें, क्योंकि मोलर वॉल्यूम की बात हो रही है ना, तो ये 1 मोल के लिए होगी, N1 आ गया, तो V आइडियल कितना आ जाएगा, RT अपॉन P आइडियल। तो V आइडियल की जगह पे RT डिवाइड बाय P आइडियल लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है Z के लिए ये कितना आ जाएगा, P आइडियल इंटू वी ऑब्जर्व्ड अपॉन आर टी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें भी अंडरस्टैंडिंग में गलती ये करते हैं
कि वो नॉर्मली ये सोचते हैं कि z इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी, जहाँ पी भी आइडियल है, वी भी आइडियल है, ठीक है। तो जब आप पी वी इज इक्वल टू आर टी लिखते हो आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए, तो पी वी अपॉन आर टी तो 1 ही होगा। तो मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि पी वी अपॉन आर टी को z बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि z इज इक्वल टू ऑब्जर्व मोलर वॉल्यूम अपॉन आइडियल मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर आप आइडियल गैस की बात करोगे तो आइडियल गैस के लिए तो ऑब्जर्व भी आइडियल ही होगी और डिवाइड बाय आइडियल तो आइडियल ही होगी, तब z आता है 1। तो आइडियल गैसेस के लिए z इज इक्वल टू 1 और ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर या प्रेशर के, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो घटा लो जो मर्जी करो, आइडियल गैस के लिए z इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। पर रियल गैसेस के लिए z इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ऑब्जर्व मोलर वॉल्यूम आइडियल से या तो ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। तो रियल गैसेस के लिए z 1 नहीं होगा, आइदर इट विल बी हायर देन 1 और इट विल बी लोअर देन 1, और इसकी वैल्यू टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज होती है। तो हमारे पास 2 केस आते हैं रियल गैस के लिए, वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड अदर इज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि z इज ग्रेटर देन 1 और नेगेटिव डेविएशन का मतलब है z इज लेस देन 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो z आ गया v ऑब्जर्व अपॉन v आइडियल, मतलब मान लो आइडियल कैरेक्टर बोलता है कि वॉल्यूम आपका 2 लीटर आना चाहिए गैस का, ऑब्जर्व्ड आ गया 2 से ज़्यादा 2.5। आइडियल गैस के लिए वो 2 लीटर में आराम से एडजस्ट हो जाएगी, पर रियल गैस को 2.5 लीटर चाहिए, मतलब रियल गैस को ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए उतने ही अमाउंट ऑफ गैस को। इट मीन्स आइडियल गैस के मॉलिक्यूल थोड़े ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं ताकि वो 2 लीटर में कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाएं। रियल गैस के मॉलिक्यूल को थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, मतलब वो ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? इट मीन्स कि उनके बीच में रिपल्शन हो रही है, अदरवाइज आ जाते। आइडियल गैस में रिपल्शन नहीं होती, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम आइडियल से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स पार्टिकल्स क्लोज नहीं आना चाहते बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेटिंग अमंग देम। तो पॉजिटिव डिवीजन का मतलब ये है कि रिपल्सिव फोर्सेस आर ऑपरेटिंग, ठीक है, या डोमिनेट कर रही हैं। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग है यहाँ पे, क्लियर। अब जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही होंगी तो क्या गैस को कंप्रेस करना आसान होगा? नहीं। तो z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है? z ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस इज लेस, मतलब इसको हम लिखते हैं दैट इज गैस इज लेस compressible than expected from ideal behavior। कि आइडियल गैस को आप 2 लीटर तक कंप्रेस कर पा रहे थे, रियल गैस को नहीं कर पा रहे, उसकी वॉल्यूम 2.5 है, तो मतलब उसको कंप्रेस करना मुश्किल है, तो वो लेस कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो z ग्रेटर देन 1 मीन लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब अगर हम z लेस देन 1 की बात करें तो लेस देन 1 में क्या बोल सकते हैं कि सेम केस कि आइडियल गैस जहाँ पर 2 लीटर में एडजस्ट हो जा रही है, रियल गैस मान लो 1.5 में एडजस्ट हो गई और भी कम, मतलब रियल गैस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। इट मीन्स उनके बीच में रिपल्शन नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रही है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा क्लोज आ रहा है, कम वॉल्यूम में एडजस्ट हो गए। इट मीन्स यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट कर रही हैं तो इट मीन्स गैस को कंप्रेस करना आसान है क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो आई थिंक आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा और यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन।
अब नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर जो ग्राफ दिया गया है Z वर्सेस प्रेशर का। ठीक है, देखिए दिस इज द ग्राफ जहाँ पे y एक्सिस पे दिया गया Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और x एक्सिस पे है प्रेशर। तो Z वर्सेस P का ये ग्राफ है। आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 1। तो आइडियल गैस के लिए तो 1 पे फिक्स लाइन आ जाएगी, ये जो ब्लैक कलर में लाइन दी गई है दिस इज फॉर आइडियल गैस। रियल गैसेस के लिए आप देख सकते हैं कि सबके कर्व अलग अलग आ रहे हैं। हाइड्रोजन का कर्व सीधा ऊपर ही है, Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हाइड्रोजन के लिए भी ऐसा होता है, हीलियम के लिए भी ऐसा ही होता है कर्व, हमेशा Z ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। पर N2, O2, CH4, CO2, CO इन सभी गैसेस के लिए, मतलब बाकी सभी गैसेस के लिए जो कर्व है वो पहले नीचे रहेगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो अब ये देख लो, ये वाला जो पार्ट है दिस इज Z लेस देन 1 और ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज Z ग्रेटर देन 1। तो Z लेस देन 1 में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, और Z ग्रेटर देन 1 में याद रखेंगे कि रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। तो ये आप डायरेक्टली यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसको अगर हम लिखें तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि Z इज ग्रेटर देन 1 एट ऑल प्रेशर्स फॉर हीलियम एंड हाइड्रोजन, जबकि Z लो प्रेशर पे बाकी गैसेस के लिए लेस देन 1 है और हाई प्रेशर पे बाकी गैसेस के लिए ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यहां पर देखो आप कि जब प्रेशर की वैल्यू लो है मीन्स इस रेंज में, ठीक है, तो सारी गैसेस पहले नीचे आ रही हैं, मतलब उनका Z लेस देन 1 है। जब प्रेशर बढ़ता चला गया, बहुत हाई प्रेशर है, तो सारी गैसेस, जैसे CO2 की बात करें तो CO2 इस प्रेशर के बाद Z ग्रेटर देन 1 में आ जाता है। CH4 इस प्रेशर के बाद Z ग्रेटर देन 1 में आ जाता है। तो हाई प्रेशर पे सारी गैसेस Z ग्रेटर देन 1 पे आ रही हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी वेरी लेस। जब बहुत कम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट होगी, और जब रिपल्शन स्टार्ट होगी तो उनको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, तो उनका ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम, तब जाके Z ग्रेटर देन 1 आता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको 3 नोट डाउन करने हैं। ग्राफ आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिख सकते हैं। अब सेकंड यहाँ पर एक और चीज़ है कि एक पर्टिकुलर गैस के लिए अगर आप यहाँ पर कर्व देखें, ठीक है, तो वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। जो Z वर्सेस P कर्व था, ठीक है, एक पर्टिकुलर गैस के लिए मान लेते हैं वो इस तरह का कर्व है। ये है टेम्परेचर T1 पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये कर्व चेंज होता है। ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये ऊपर शिफ्ट होता है। तो थोड़ा टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो कुछ ऐसा आ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसा आ गया, और बढ़ा दिया ऐसा होगा, और बढ़ा दोगे तो इस तरह करके आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड। ठीक है, तो ये T1, तो ये था T2, ये है T3, ये है T4, ये है T5। तो T5 इज ग्रेटर देन T4, ग्रेटर देन T3, ग्रेटर देन T2, ग्रेटर देन T1। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। ठीक है, तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है इट मीन्स ये किसकी तरफ जा रहा है, आइडियल बिहेवियर की तरफ, क्योंकि ये तो Z इक्वल टू 1 है, ये जो लाइन है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये पॉइंट अभी Z इक्वल टू 1 से बहुत दूर है, पर टेम्परेचर बढ़ाने पे ये धीरे धीरे इसके नज़दीक आता जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करती हैं। सिमिलरली ये वाला अगर रीजन आप देखो, सारी लाइंस अभी Z इक्वल टू 1 के काफ़ी नज़दीक हैं, क्योंकि जहाँ से लाइंस चल रही हैं वो Z इक्वल टू 1 ही है। ठीक है, तो अगर हम इस रीजन की बात करें तो ये जो रीजन है दिस इज वेरी लो प्रेशर। तो बहुत कम प्रेशर पे गैसेस का जो ग्राफ है वो Z इक्वल टू 1 के नज़दीक होता है,
और बहुत हाई टेम्परेचर पे भी वो z इज इक्वल टू 1 के नज़दीक होता है। तो वेरी लो टेम्परेचर प्लस वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, इन पैरामीटर्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि रियल गैसेस बिहेव आइडियली। ठीक है, कि जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, प्रेशर बहुत कम होगा, तब जाके एक रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव करती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफाई द कंडीशंस अंडर विच अ रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। तो वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। अब इसको हम इक्वेशन के थ्रू भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ वॉन डर वाल्स इक्वेशन। तो इसमें पहला केस आपको लिखना है, दैट इज एट लो प्रेशर। ठीक है, बहुत लो नहीं, लो मतलब मॉडरेट प्रेशर तक आप बात कर सकते हैं। तो एट लो टू मॉडरेट प्रेशर, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वॉन डर वाल्स इक्वेशन, अब हम n इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे एक मोल के लिए। तो ये आ जाएगा P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो लो प्रेशर पे क्या होगा, एट लो प्रेशर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे एक काम करें, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो लो प्रेशर पे डायरेक्टली ये किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी, जब प्रेशर बहुत लो है तो वॉल्यूम विल बी वेरी हाई। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर बहुत हाई होगी तो उसके कंपैरिजन में बी बहुत कम होगा। व्हेन प्रेशर इज लो वॉल्यूम इज हाई, तो v माइनस बी को आप अप्रॉक्सीमेटली v लिख सकते हो। ठीक है, पर a अपॉन वी स्क्वेयर को इग्नोर नहीं करते क्योंकि प्रेशर अपने आप में कम है। जब ये एक स्मॉल वैल्यू है उसके साथ एक और स्मॉल वैल्यू ऐड हो रही है, पर उस स्मॉल वैल्यू को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अपने आप में एक छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो a अपॉन वी स्क्वेयर को हम इग्नोर नहीं करेंगे, पर वॉल्यूम बड़ा है उससे b माइनस हो रहा है, b बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो v माइनस बी को अप्रॉक्सीमेटली हम v लिख सकते हैं। तो इक्वेशन अब नई कैसी आ जाएगी, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ से, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये आ जाएगा पी वी प्लस ए डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू आर टी। नाउ डिवाइड बाय आर टी। ठीक है, बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ आर टी से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा पी वी डिवाइड बाय आर टी प्लस ए अपॉन वी आर टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब पी वी अपॉन आर टी क्या है, z, क्योंकि ये प्रेशर जो था ये कौन सा है यहाँ पे, जो हमने रियल प्रेशर है वही ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, पर पी वी इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे z लिख लेंगे। तो दिस विल बिकम z प्लस ए अपॉन वी आर टी इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। तो 1 माइनस, देखो a की वैल्यू पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर भी पॉजिटिव होता है, तो ये जो a अपॉन वी आर टी टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। 1 से कुछ माइनस करेंगे तो हमेशा z विल बी लेस देन 1। तो z इज लेस देन 1 फॉर लो प्रेशर। तो प्रूव भी कर दिया हमने कि क्यों ग्राफ में लो प्रेशर पे z लेस देन 1 है, क्यों ग्राफ हमेशा नीचे ही आ रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। ठीक है, उनका ग्राफ हमेशा z ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड देखते हैं, एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, जब प्रेशर बहुत हाई होगा वॉल्यूम विल बी लो। तो वॉल्यूम लो होगी तो v माइनस बी को इग्नोर नहीं कर सकते, सो वी कांट निग्लेक्ट b इन कंपैरिजन टू v।
तो हमारे पास जो अब मॉडिफाइड इक्वेशन आ जाएगी वॉन डेर वाल इक्वेशन, दैट विल बी, अब देखो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम विल बी वेरी लो, प्रेशर बहुत हाई है, ये वैल्यू बहुत हाई है, तो ये वैल्यू बहुत हाई है, तो उसके साथ अब इसको आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू काफ़ी कम होगी, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो हाई प्रेशर पे ये याद रखना कि एक चीज़ जब हाई हो तो उसके साथ कुछ ऐड करो या रिमूव करो, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर हाई है तो उसमें जो छोटी मोटी चीज़ें ऐड होंगी उनको इग्नोर कर लेंगे, तो ये P रहेगा इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो पी वी माइनस पी इंटू बी इज इक्वल टू आर टी से डिवाइड करेंगे तो पी वी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1, और पी वी बाई आर टी को लिखेंगे हम z, तो z कितना आ जाएगा 1 प्लस पी वी बाई आर टी। ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, ठीक है, इसीलिए ये एज अ केस पढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये आईआईटी ने ऑलरेडी ये केसेस पूछे हुए हैं, तो बाकी एग्जाम्स में इनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो z इज इक्वल 1 प्लस समथिंग है, तो इट मीन z इज ग्रेटर देन 1 एट हाई प्रेशर, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर मॉडरेट है, टेम्परेचर हमने कोई ज़्यादा हाई यहाँ पर अब तक नहीं लिया, तो ये भी याद रख सकते हैं कि टेम्परेचर अभी हमारे पास मॉडरेट ही है। थर्ड केस लेते हैं, एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, तो जो इक्वेशन थी जनरल P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, अब जब टेम्परेचर बहुत हाई है तो प्रेशर बहुत कम होगा, तो वॉल्यूम वैसे ही बहुत ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर भी हाई है तो वॉल्यूम और भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से भी वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर लो है उसकी वजह से भी बढ़ेगा, तो इस केस में V वॉल्यूम जो है इट विल बी वेरी हाई, ठीक है। जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो ये वी स्क्वेयर बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर तो बहुत लो है ही है, पर ये वी स्क्वेयर बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ए अपॉन वी स्क्वेयर बहुत बड़ी वैल्यू, दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, तो ए अपॉन विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी निग्लेक्टेड, और क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो बी भी क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, इसको भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब मॉडिफाइड इक्वेशन क्या रहेगी, P इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो आ गया ना कि बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर पे रियल गैस की जो इक्वेशन थी वो आइडियल गैस की इक्वेशन की तरह आ गई। इट मीन्स कि रियल गैसेज विल बिहेव लाइक आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज क्लियर। तो ये हमने डिराइव कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक स्मॉल पैरामीटर दैट इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉयल्स टेम्परेचर। अब आपको मैंने कहा प्रीवियस डायग्राम में यहाँ पे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब आइडियल बिहेवियर के नज़दीक आ रहे हैं। तो ये जो T5 वाला कर्व है ये ऑलमोस्ट z इज इक्वल टू 1 लाइन को टच करता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम इस सेगमेंट में देखें तो इस सेगमेंट में ये जो T5 वाला ग्राफ है ये ऑलमोस्ट z इज इक्वल टू 1 लाइन पे था स्टार्टिंग में, उसके बाद ये ऊपर गया, तो मतलब इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर में, इतनी सी प्रेशर रेंज में ये ऑलमोस्ट z इज इक्वल टू 1 ही है। उसके बाद जब ये ऊपर चल गया तब ये आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर गया, मींस इस टेम्परेचर पे इस प्रेशर रेंज में ये गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पे एक रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है ओवर अ रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इट इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैस obeys
द आइडियल गैस लॉज, मतलब आइडियल गैस की तरफ बिहेव करती है, ओबेज आइडियल गैस लॉज कहाँ, कितनी रेंज में, ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट ही एप्लीकेबल होगा, एक रेंज होगी प्रेशर में, प्रेशर की जिस पे वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेगी। तो ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसकी भी डेरिवेशन आती है, बॉयल्स टेम्परेचर को टीबी से डिनोट करते हैं। तो टीबी जो है दैट इज ए अपॉन आर बी, ए और बी आ गया वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो बॉयल्स टेम्परेचर पे क्या होगा, आइडियल बिहेवियर होगा। तो बॉयल्स टेम्परेचर पे z की वैल्यू 1 आ जाती है। उससे नीचे बिलो बॉयल्स टेम्परेचर z इज लेस देन 1। अगर टेम्परेचर आपने बॉयल से भी ज़्यादा बढ़ा दिया तो कर्व और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो z ग्रेटर देन 1, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि कर्व जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ऊपर ही चला जाएगा। तो बॉयल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो z विल बी ग्रेटर देन 1, उससे कम रहेगा तो लेस देन 1, बॉयल टेम्परेचर रहेगा तो इज इक्वल टू 1, दैट इज आइडियल गैस की तरह वो बिहेव करेगी, ठीक है। आई थिंक दैट पार्ट इज, इतना पार्ट तो क्लियर है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि गैसेस, ये तो आपने पढ़ लिया कि ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी गैस लिक्विफाई होती है। अब आते हैं यूनिट्स ऑफ ए। तो ये आप डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू भी निकाल सकते हो, पर चलो ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है। यूनिट्स ऑफ बी, दिस इज लीटर पर मोल और मीटर क्यूब पर मोल, दैट इज वॉल्यूम पर मोल, मोलर वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करना है, आपको लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस वाला जो पार्ट है NCERT में दिया हुआ, उसको एक बार डिटेल में पढ़ के आना है। तो वी विल टॉक अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं उनकी हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। वी विल फिनिश द chapter and we will discuss some good 3-4 problems from the previous year exams also.